Hello friends, I would like to invite to my YouTube channel Ramo Classes. Today we are going to discuss प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा ट्रेड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस पेपर है बच्चों। ये 2015 में पेपर जो हुआ था लिया गया था और 2013 में फॉर्म फिल हुआ था। 2015 में 1 फरवरी को बच्चों ये क्या हुआ था, कंडक्ट हुआ था। ओके, इसके हमने लगभग बच्चों 12 और 13 14 क्वेश्चन कर लिए थे डिस्कस। अब हम देखेंगे बच्चों दोबारा से इन क्वेश्चन को हम रिपीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 से बच्चों हमारे स्टार्ट है। नेक्स्ट पेज 13 क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ मैं, जिसको आपको इसको समझने में बच्चों क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा और मुझे आपको समझाने भी जूम करके ईजी हो जाएगा। ओके, और 13 क्वेश्चन को हम देखेंगे। 13 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 13 क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि दारा शिको जो है, दारा शिको को मूल हिंद, क्या बच्चों, दारा शिको को जो है मूल हिंद जो है बच्चों किसने कहा, किसने कहा बच्चों, औरंगजेब ने कहा या फिर मुराद ने कहा या फिर मोहम्मद बिन कासिम ने कहा या फिर शाह शुजा ने कहा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है शाह शुजा। को क्या बच्चों, शाह शुजा जो है बच्चों इसका एकदम राइट आंसर है। ओके, अब देखिए शाह शुजा थे कौन, तो शाह शुजा ने दारा शिको को मूल हिंद कहा। ओके, स्टार्ट, ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब हमें पढ़ना है कि शाह शुजा में इनके अंदर क्वेश्चन आते हैं शाह शुजा थे कौन। ठीक है, तो शाह शुजा के बारे में हम इधर पढ़ेंगे। शाह शुजा जो थे बच्चों, आपने जो दिल्ली सल्तनत में आपने पढ़ा होगा शाहजहाँ, क्या बच्चों, शाहजहाँ। शाहजहाँ की बेगम का नाम बच्चे क्या था, सभी को पता है, बहुत फेमस लोग हैं ये, मुमताज़ महल। मुमताज़ महल, और जो मुमताज़ महल जो थी इनका दूसरा नाम बच्चों क्या था, नूर जहाँ। ये जो है इनके ही बेटे हैं, यानी कि शाहजहाँ और नूर जहाँ, सॉरी, शाहजहाँ मुमताज़ महल। ठीक है, इन्हीं के जो बेटे का नाम है बच्चों वो क्या है, शाह शुजा है। ओके, इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन बताती हूँ मैं आपको शाह शुजा से रिलेटेड। शाह शुजा जो है बच्चे उनके बारे में थोड़ी ऑथेंटिक मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि जो शाह शुजा जो थे बच्चे, वो ये जो थे शाह शुजा, ये जो थे ये बंगाल, एक सेकेंड हो जाएगा हल्का सा, ये जो थे कौन, शाह शुजा जो थे ये बंगाल और बंगाल और कहाँ के बच्चों, और उड़ीसा। बंगाल और उड़ीसा, कहाँ बच्चे, उड़ीसा। बंगाल और उड़ीसा के क्या थे बच्चे, ये गवर्नर थे, गवर्नर थे कौन, शाह शुजा। ओके, इनकी जो कैपिटल है बच्चों तो वो कहाँ थी, ढाका में। कहाँ बच्चे, ढाका में। ढाका जो है इस टाइम कहाँ पर है बच्चों, वर्तमान समय में कहाँ है बच्चे, बांग्लादेश। ढाका कहाँ है, बांग्लादेश में। ओके, तो ये थी किससे रिलेटेड, शाह शुजा से रिलेटेड तो कुछ इन्फॉर्मेशन। ओके, अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर जो हमारा, इसके अंदर जो 4 ऑप्शन है हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा डिफाइन करने की। ओके, अब इसमें लिखा हुआ मुराद, क्या लिखा है बच्चों, मुराद। अब हम देखेंगे कि ये मुराद कौन है। ठीक है, मुराद जो है इनका जो बच्चे पूरा जो नाम है मुराद का, ये क्या नाम है इनका, सॉरी, देखिए जो मुराद हैं इनका जो नाम है बच्चों मुराद, क्यों पड़ा इनका नाम मुराद, क्या है इनका, आगे पीछे कौन है इनके, ये देखेंगे हम। मुराद का जो पूरा नाम है बच्चों, इनका पूरा नाम है मुराद बख्श। क्या नाम बच्चों, मुराद बख्श। मुराद बख्श इनका क्या नाम बच्चों, मुराद बख्श इनका पूरा नाम है। इनके जो पिता और माता कौन है, सेम है। सेम मतलब, सेम मतलब बताइए, सेम मतलब शाहजहाँ और मुमताज़ महल के ये बेटे हैं। शाहजहाँ और मुमताज़ महल के ये भी बेटे मुराद बख्श। ठीक है, अब ये जो है क्या, इन्होंने जो है मुराद ने, जो मुराद थे ये, इन्होंने और कौन कौन से कार्य किए थे उसको हम देखेंगे थोड़ा सा। एक घाटी थी, मुराद ने क्या किया था, कांगड़ा घाटी,
कांगड़ा घाटी थी, ये ड़ा बना हुआ बच्चों के, ये गमला बना हुआ है। एक सेकेंड रुक जाइए ज़रा सा, दोबारा मैं करती हूँ इसको, लिखने में प्रॉब्लम कर रही है। कांगड़ा घाटी कौन से बच्चों? जो मुराद थे इन्होंने कांगड़ा घाटी, क्या बच्चों? कांगड़ा घाटी जो थी, कांगड़ा घाटी जो थी, इसमें एक क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। कांगड़ा घाटी में क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। और विद्रोह को इन्होंने क्या करा था, दबा दिया था। दबा दिया, पुश करना नहीं, मतलब इन्होंने अपने बल से इसको दबाया था अपनी सेनाओं के द्वारा। और इन्होंने बल्ख, ये एक नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार एग्जामिनर जो इस तरह के नाम वगैरह पूछ लेते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बल्ख, ठीक है। जो बल्ख है बच्चों, क्या बच्चों? बल्ख, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एक बार वाइट कलर में, बल्ख। बल्ख जो है एक जगह का नाम है बच्चों, क्या है बल्ख? एक जगह का नाम है बच्चों। तो इन्होंने बल्ख जो एक जगह थी बच्चों, वहाँ पर इन्होंने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। ओके, बल्ख अगर कोई एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को और भी उठाया है, इसको मैंने और भी ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश की। ओके, आगे देखेंगे। अब औरंगज़ेब की बात आती है। अब ये औरंगज़ेब कौन है? जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें काफ़ी कुछ जानने की, ठीक है। अब औरंगज़ेब की बात आती है, तो औरंगज़ेब कौन है, ठीक है। अब औरंगज़ेब के बारे में हम पढ़ेंगे। औरंगज़ेब भी बच्चों शाहजहाँ और मुमताज़ महल के बेटे हैं। किसके? शाहजहाँ और मुमताज़ महल के बेटे का नाम क्या है बच्चों? औरंगज़ेब, शाह शुजा और मुराद, ये इनके 3 बेटे हो गए, ठीक है। और जो औरंगज़ेब हैं बच्चों, उनको एक और नाम से जाना जानता है। औरंगज़ेब को किस नाम से जानते हैं बच्चों? बताइए बताइए, बहुत फेमस है और आपने कई बार पढ़ा हुआ भी है। वो एक अलग बात है, आपके माइंड में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको कोशिश करूँगी, पूरी हेल्प करूँगी आपको बताने की, आप बताइए, ठीक है। कोशिश कीजिए बताने की, औरंगज़ेब को क्या कहा जाता है। मैं बताती हूँ आपको, औरंगज़ेब को कहा जाता है, बहुत फेमस नाम से पुकारा जाता है, जिंदा पीर। क्या बच्चों? जिंदा पीर के नाम से भी पुकारा जाता है इनको। जिंदा पीर किसे कहते हैं बच्चों? जिंदा पीर बोलते हैं औरंगज़ेब को। ओके, और हमारे 3 ऑप्शन कंप्लीट हो गए, हमारा 4 ऑप्शन बचा है, मीर कासिम। क्या बच्चा है बच्चों? मीर कासिम। मीर कासिम को भी हम देख लेते हैं। अब मीर कासिम जो थे बच्चे, स्टूडेंट इंडियन हिस्ट्री में क्या थे, ठीक है। मीर कासिम के बारे में पूछेंगे। मीर कासिम जो थे वो अरब के सिपह सालार थे। क्या थे वो? इंडिया के नहीं थे, बल्कि अरब के क्या थे, सिपह सालार। बच्चे वैसे तो हिस्ट्री को अगर हम पढ़ें तो देखेंगे कि ज़्यादातर जो इंडिया में जितने भी शासक आए मुस्लिम, वो सभी आउट ऑफ इंडिया से थे, दो अरब वगैरह से आए थे। तो ये अब अरब के कौन थे? सिपह सालार थे। कौन? मोहम्मद कासिम। इन्होंने कासिम लिखा हुआ, लेकिन असली में जिनका नाम है मोहम्मद बिन कासिम है, ठीक है। ये कौन थे? अरब के क्या थे? सिपे, ये पता नहीं क्या मिस्टेक हो रही लिखने में आज। अरब के सिपह सालार थे। ओके, इन्होंने जो है 27 साल की उम्र में ही क्या करा था, इन्होंने जो भारतीय उपमहाद्वीप थे उसके पश्चिमी इलाके जो थे बच्चे, ये जो भारत का जो पश्चिमी वाला जो एरिया है, भारत का जो पश्चिमी वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया, ये वाला पश्चिमी वाला जो एरिया है, उन्होंने इन इलाकों पर क्या कर दिया था? हमला बोला था। और सिंधु नदी से लगे हुए जो पंजाब, ये जो पंजाब वगैरह जो एरिया था ना, इन्होंने, ये दिल्ली यहाँ पे है, ये यहाँ पे राजस्थान, जयपुर, ये सब चीज़ें, तो इन्होंने पंजाब यहाँ पर क्या करा, इस पर कब्जा कर लिया था। और इन्होंने राजा दाहिर जो है ना, राजा दाहिर को भी रावण के युद्ध में हरा दिया था। ओके, तो हमने पढ़ लिया इनके बारे में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? तो देखेंगे हम स्टूडेंट ध्यान से, गंगा अवतरण की बात की गई है यहाँ पर। तो इसका जो चित्र है बच्चों कहाँ चित्रित है? मदुरै में, ऐहोल में, कांचीपुरम में या मामल्लपुरम में? तो उसका राइट आंसर बच्चों डी, मामल्लपुरम में गंगा अवतरण का दृश्य चित्रित है। क्वेश्चन नंबर 15 में चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हिंद और सिंध, क्या बच्चों? हिंद और सिंध की बात की गई है। तो का प्रयोग जो हिंद और सिंध शब्द जो है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था?
ज़ियाउद्दीन बर्नी लिखा हुआ है, या फिर इब्न बतूता ने, या फिर याह्या बिन अहमद सिरहिंद, या फिर अब्दुल मलिक इसामी। इसका जो बच्चों राइट आंसर है वो इब्न बतूता। क्या है? इब्न बतूता राइट आंसर है। ओके, इब्न बतूता राइट आंसर। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 16 को समझेंगे स्टूडेंट। तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी? तो कहाँ थी बच्चों? कांची में, या फिर तंजौर में, या फिर उरैयूर में, या फिर मदुरै में। तो राइट आंसर आप इसका बताइए। आपने पढ़ा होगा काफ़ी बार, मदुरै आपने पढ़ा होगा। मदुरै की कोई खासियत बताइए। मदुरै ही इसका बच्चों राइट आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर सी। तमिल कवियों की तीसरे संगम की पीठ मदुरै में है। अब मदुरै से रिलेटेड कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। मदुरै बच्चों आपने सुना होगा त्योहारों, क्या स्टूडेंट? त्योहारों का शहर। त्योहारों का शहर, क्या स्टूडेंट? त्योहारों का शहर। तो त्योहारों का शहर बच्चों किसे कहते हैं? मदुरै को कहते हैं। ओके, तो तमिल कवियों की तीसरी जो संगम की पीठ जो है बच्चों अभी मदुरै में है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे, लिखा हुआ चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम। कुर्रम जो बच्चों क्या है? ये एक नगर है, या फिर एक जिला है, या फिर एक प्रांत है, या फिर कुछ ग्रामों का समूह। क्या है बच्चों? तो चोल सम्राटों के अधीन जो कुर्रम है तो वो है बच्चों कुछ ग्रामों का समूह। इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? डी, यानी कुछ ग्रामों का समूह चोल सम्राटों के अधीन है, जिसको क्या कहा जाता है? कुर्रम। ओके, किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी को किसने हराया था वो हम देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी को बच्चों हराया था तरगी ने, या फिर इकबालमंद ने, या फिर कुतलग ख्वाजा ने, या फिर कदर ने। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो है बच्चों कुतलग ख्वाजा ने मंगोल सेनापति अलाउद्दीन खिलजी को हराया था। ओके स्टूडेंट, आगे देखिए। तुर्कान ए चिहलगानी, क्या स्टूडेंट? तुर्कान ए चिहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? तो तुर्कान ए चिहलगानी को सबसे पहले हम समझ लेंगे तुर्कान ए चिहलगानी है क्या। बच्चों देखिए, तुर्कान ए चिहलगानी जो है बच्चों वो क्या है? इल्तुतमिश जो थे, क्या बच्चों? इल्तुतमिश। ये पेन आज क्या मिस्टेक कर रहा है, रुक जाइए आप। इल्तुतमिश जो थे बच्चों, उनके वफादार जो गुलाम थे, इल्तुतमिश के जो वफादार फेथफुल जो उनके बच्चों अमीर या गुलाम कह लीजिए वो थे, तो उन्होंने उनका क्या करा बच्चों? 40 लोगों का एक समूह बना दिया, 40 लोगों का एक दल बना दिया। ठीक है, जो वो लोग वफादार थे। ठीक है, उसको ही बोला गया है चालीसा। क्या बोला गया स्टूडेंट? इसको ही बोला गया है चालीसा। पेन आज मिस्टेक कर रही है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। चालीसा या फिर 40 अमीरों का समूह। 40 अमीरों का समूह। 40 अमीरों का समूह। 40 अमीरों का समूह। ओके, या फिर इसको 40 भी कहा जाता था। ओके, तो ये तुर्कान ए चिहलगानी किसने बनाया था बच्चे? इल्तुतमिश। ओके स्टूडेंट, इल्तुतमिश ने ही तुर्कान ए चिहलगानी बनाया था। ये क्या था बच्चों? एक समूह था, एक ग्रुप था, 40 अमीर वफादार सरदारों का। ओके स्टूडेंट, याद रहेगा आपको। इल्तुतमिश किसके फादर थे आप बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। रज़िया सुल्तान जो थे स्टूडेंट, रज़िया सुल्तान के फादर का नाम था इल्तुतमिश। ओके स्टूडेंट, देखिए तुर्कान ए चिहलगानी को हमने समझ लिया। अभी पूछा तुर्कान ए चिहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? तो यहाँ पे क्या पूछा गया? तुर्कान ए चिहलगानी जो है उसका जो उल्लेख है वो सबसे पहले किसने किया है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है।
रुक जाइए, आपको मैं क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। तुर्गाने चहलगानी तो किसने किया है, इसको हम समझेंगे। किसमें, कौन सी ऐसी बुक है जिसमें सबसे पहले किया है? तुर्काने चहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किसने किया है? सॉरी, तो किताबुर रहला में किया गया है, या फिर तबकात नासरी में किया गया है, या फिर ख्वाजा उल फुतू में किया गया है, फुतू अल सलातिन में किया गया है। तो बच्चों किस में किया गया है? किताबुर रहला के अंदर। इसका राइट आंसर जो है किताबुर रहला, मतलब ए आंसर है इसका। किताबुर रहला के अंदर तुर्काने चहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किया गया है। अभी किताबुर रहला जो है स्टूडेंट लिखी किसने? अभी हम इसको समझेंगे, किसने लिखी है। मैं लिख रही हूँ, आप कोशिश करिए बताने की क्या लिखा हुआ है। आप अगर मेरी पेन को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तब वो आपको पता चल जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। ओके, आज पेन में प्रॉब्लम कर रहा है। इब्न बतूता, ओके, इब्न बतूता ने लिखी थी किताबुर रहला। ओके, तो इस किताबुर रहला के ही अंदर सबसे पहले जिक्र है किसका? चालीसा के अंदर, चालीसा का जिक्र है, या फिर 40 अमीरों का समूह का जिक्र है, या फिर तुर्काने चहलगानी का समूह की बात जो कही गई है, तो वो किताबुर रहला यानी कि इब्न बतूता की बुक में की गई है। आगे हम इसके अंदर कई सारी बुक का नाम दिए हुए हैं, उनको हम पढ़ेंगे। इसके बाद में दिया हुआ है तबकात नासरी। तबकात नासरी जो बुक है बच्चों, ये किसने लिखी है? ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे घटना चक्र की बुक के अंदर से, वो सेम एज इट तबकात नासरी और ये बुक के नाम बिल्कुल सेम एज इट दिए हुए हैं। तो तबकात नासरी जो बुक है स्टूडेंट, वो किसने लिखी है? मैं आपको एक बार नाम बता देती हूँ। ये आज पेन बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। मिन्हास नाम है उनका। कहीं पर मिन्हास उस सिराज लिखा होता है, कहीं पर मिन्हास उस सिराज, मिन्हास उस सिराज, मिन्हाज उस सिराज, या कहीं पर ऐसा भी होता है मिन्हाज लिखा होता है, मिन्हाज और सिराज लिखा होता है। ओके, तो आप सिराज से, इस सिराज से किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसकी पढ़ने के बाद में इसकी पहचान कर पाएंगे। ओके, तो कि तबकात नासरी किसने लिखी है? तबकात नासरी लिखी है मिन्हाज उस सिराज, या मिन्हाज सिराज भी लिखा हो सकता है, कहीं पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने आपको दोनों तरह के नाम बता दिए। ओके, आगे देखिए, ये क्वेश्चन बच्चे हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट बुक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वो बुक कौन सी है देखिए एक बार। उसके बाद में फुतू अल सलातिन, बी में हमारी बुक कौन सी है? फुतू अल सलातिन। इसको हम देखेंगे एक बार। फुतू अल सलातिन में ये जो बुक है किसने लिखी है? तो ये फुतू अल सलातिन जो बुक है बच्चों लिखी है ख्वाजा, किसने? ख्वाजा अबू बकर ने। ख्वाजा अबू बकर, मैं हाथ से लिख देती हूँ, ख्वाजा अबू बकर, ख्वाजा अबू बकर ईसामी, ख्वाजा अबू बकर ईसामी ने फुतू अल सलातिन बुक लिखी थी। ओके, ये जो बुक है बच्चों, ये बुक अपने आप में क्यों इतनी ज़्यादा फेमस, और क्या ऐसा वजह थी जो एग्जामिनर ने ऑप्शन के अंदर इस बुक को भी रखा है? तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों ये बुक। ओके, तो ये जो बुक है इसमें गजनबी वंश से लेकर के, ये जो बुक है फुतू अल सलातिन, ये तो हमने पढ़ लिया कि ख्वाजा अबू बकर ईसामी ने इसको रिटर्न किया था, राइट किया था अपने हाथों से। और ये जो बुक जो है ये अपने आप में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बनने जाती है? ये इसलिए बन जाती है क्योंकि इसमें जो है गजनबी से लेकर के, गजनबी वंश, क्या स्टूडेंट? गजनबी वंश, गजनबी वंश से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक, क्या स्टूडेंट? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम की जितनी भी बातें ना सब उसके अंदर लिखी गई। और लिखे जाने का जो तरीका है बच्चों वो क्या है? क्या है उसका तरीका? काव्य
काव्यात्मक वे में लिखा हुआ है, यानी कि बच्चों पोइट्री में लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, बस बड़े ही लय सुर के ताल के साथ आप गजनवी से लेकर के मोहम्मद तुगलक के इतिहास के बारे में बड़ी इजी वे में आप समझ पाएंगे कि काव्यात्मक लिखा हुआ है, पोइट्री के टाइप में लिखा हुआ है। ये इसकी खासियत है फुतुहत सलातिन बुक की। और किसने लिखी है स्टूडेंट? ख्वाजा अबू बकर इसामी ने। ठीक है, और ये जो बुक है इसमें बहमनी वंश जो था, बहमनी वंश, कौन सा स्टूडेंट? बहमनी, मैं लिख देती हूँ आपको, बहमनी जो स्टूडेंट वंश था, बहमनी वंश के जो फर्स्ट बहमनी वंश का जो पहला शासक था अलाउद्दीन बहमन, ठीक है, उसको समर्पित है ये बुक, उसको समर्पित है। यह बुक बहमनी जो वंश था उसका जो प्रथम शासक था अलाउद्दीन बहमन शाह को ये बुक समर्पित है। ओके स्टूडेंट, ये इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए एनफ है। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 20 में इन्होंने पूछा हुआ है जीव शिव है। क्या बच्चों? जीव शिव है, इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया? जो जीव है वो शिव है, इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया? राजा राममोहन रॉय ने, श्री नारायण गुरु ने, रामकृष्ण परमहंस ने, या फिर दयानंद सरस्वती ने। तो बच्चों इसका राइट जो आंसर है वो है डी, रामकृष्ण परमहंस ने जीव को शिव माना है। क्या माना स्टूडेंट? जीव को शिव माना है। ओके, आगे हम पढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे ये जो इतने भी ऑप्शन हैं स्टूडेंट, अब हम इन ऑप्शन को क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पर हम बात करें राजा राममोहन रॉय की, राजा राममोहन रॉय को समझने की कोशिश करेंगे। तो राजा राममोहन रॉय ने किसकी स्थापना की थी स्टूडेंट? बताने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, जब तक मैं पेन को चलाने की कोशिश करती हूँ, मैं लिख रही हूँ, आप बताइए। राजा राममोहन रॉय ने किसकी स्थापना की थी, किस समाज की स्थापना की थी स्टूडेंट? ये पेन मेरा सही नहीं चल रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा है, ब्राह्मण समाज की जो स्थापना की थी राजा राममोहन रॉय ने की थी। और राजा राममोहन रॉय ही पहले ही एक ऐसे, मैं तो कहूँगी बहुत ही अच्छे इंसान थे जिन्होंने अकबर, कौन स्टूडेंट? अकबर द्वितीय जो थे, इनकी पेंशन के लिए ये बच्चों 27 सितंबर में, कब स्टूडेंट? 27 सितंबर में 1833 में ये जो थे आर्य ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे, कौन? राजा राममोहन रॉय। अकबर द्वितीय की पेंशन के लिए स्टूडेंट, किसके लिए? पेंशन के लिए ये कहाँ गए? ब्रिस्टल। अभी ब्रिस्टल स्टूडेंट कहाँ पर पहुँचे हैं? ब्रिस्टल कहाँ पर है? ब्रिस्टल कहाँ है? ब्रिस्टल है इंग्लैंड। कहाँ है स्टूडेंट? ब्रिस्टल जो है बच्चों इंग्लैंड में है। और ये वहाँ पर इंग्लैंड गए इन्होंने, राजा राममोहन रॉय ने अकबर द्वितीय के लिए क्या किया? पेंशन की मांग की, क्योंकि इस टाइम पर इनके हालात बेहद ख़राब थे। और जो क्या बोलते हैं, इनके ज़माने के जितने भी राजा वगैरह थे उस टाइम पर अंग्रेज़ों का क्या हुआ था, उस टाइम शासन लागू हो चुका था पूरी तरीके से। तो ये अपने आप को छुपा के फिर रहे थे। एक राजा होते हुए इनकी इतनी दयनीय दशा हो गई थी। इसके एवज़ में जो है, जो राजा राममोहन रॉय थे, इनके पेंशन के एवज़ में ये वहाँ गए थे। कहाँ गए थे? ब्रिस्टल गए थे, इंग्लैंड में गए थे। आर्थिक मदद के लिए, फाइनेंशियली इनको सपोर्ट किया जाए, ये फरियाद लेकर के गए थे। ठीक है, अब क्या हुआ वहाँ पर जा कर के कि जब वो राजा राममोहन रॉय जो थे, जब वहाँ पर गए, कहाँ गए? ब्रिस्टल गए, तो वहाँ पर उनकी तबीयत ख़राब हो गई। उनको एक रोग हो गया, उस रोग का नाम क्या है बच्चों? मेनेजाइटिस नाम की इनको बीमारी हो गई, जिसके चलते वहाँ पर इनको क्या हो गई, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। ख़राब होने के कारण उनकी क्या हो गई, वहाँ पर डेथ हो गई। और अब ऐसे में क्या किया जाए, तो वहाँ पर इनको एक वहाँ पे कब्रिस्तान था, उसका नाम था बच्चों, क्या था कब्रिस्तान का? वो नाम भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि हिस्ट्री में से कौन सा क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाए।
उस कब्रिस्तान का नाम था अर्नोस बेल। क्या था स्टूडेंट? अर्नोस बेल नाम का जो एक कब्रिस्तान था, वहाँ पर उनको दफना दिया गया। कई बार क्वेश्चन आता है कि इंग्लैंड, ऐसे कौन से इंडियन फ्रीडम फाइटर हैं जो इंग्लैंड में जिनको दफनाया गया? तो राजा राम मोहन रॉय हैं। ठीक है, ये कितने अच्छे इंसान थे जिन्होंने उनकी परेशानी को समझा और ये बताइए इंग्लैंड में गए और इनके साथ कितना बड़ा हादसा हो गया है। जो इनकी जो पार्थिव शरीर था उसको अपने वतन की भूमि नहीं मिल पाई। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा दुखदाई लगा मुझे ये सुन करके जब मैंने इसको पढ़ा। अपनी वतन के लिए गए और अपने वतन की मिट्टी से महरूम हो गए। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को यहीं पर करते हैं समाप्त। और चलिए राजा राममोहन के बारे में हमारा हो गया कंप्लीट। अब आगे हम देखेंगे दयानंद सरस्वती। किसको देखेंगे? दयानंद सरस्वती के बारे में हम थोड़ा बहुत देखेंगे। दयानंद सरस्वती, तो दयानंद सरस्वती कौन थे, उन्होंने क्या क्या किया? दयानंद सरस्वती जो थे, इनका जो पूरा नाम है दयानंद सरस्वती का, इनको महर्षि दयानंद सरस्वती भी कहते हैं। ठीक है, इनके अगर हम टीचर की बात करें, किसकी टीचर की बात करें, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं क्योंकि लेंथ हो जाता है क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना, मेरा मुँह भी दुखने लगा है। ठीक है, अब जो दयानंद सरस्वती इनके टीचर का जो नाम है वो बताइए आप, क्या नाम है? आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है, क्या नाम है इनका? बिरजानंद। क्या नाम है स्टूडेंट? बिरजानंद जो है, सॉरी एक डंडा लगा हुआ है कि भाई अब तो दो बिरजानंद है। बिरजानंद जो है इनके टीचर हैं। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा जो है एक इन्होंने बहुत ही अच्छा नारा दिया था, बड़ा ही फेमस है अपने आप में, उसका नाम क्या है? पहचानने की कोशिश करती हूँ। वेदों की ओर लौट चलो। वेदों की ओर लौट चलो, किसने कहा था? जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो कौन है? दयानंद सरस्वती। वेदों को लौट चलो की बात इन्होंने कही थी। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा था? इसके अलावा आप बताइए इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने एक नारा दिया था, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो नारा कौन सा है? मैं लिख देती हूँ यहाँ से। वो नारा है स्टूडेंट स्वराज्य। स्वराज्य जो शब्द है बच्चों, उसका सबसे पहले जो नारा जो दिया था वो किसने दिया था? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने दिया था। ओके, अब जो स्वराज्य शब्द जो है सबसे पहले इन्होंने यूज़ किया था दयानंद सरस्वती ने, और बाद में इसको क्या हुआ, तो लोकमान्य तिलक ने ही इसको आगे लेके गए थे। तो उन्होंने बोला था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूँगा। ओके, तो ये बात जो बोली थी मैं इसे लेकर रहूँगा, लोकमान्य तिलक ने बोली थी। और स्वराज्य शब्द जो है बच्चों, इसका जो सबसे पहले जो नारा है वो किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। ओके स्टूडेंट, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने आपको दोनों चीज़ें बताने की कोशिश की। ओके, आगे देखिए, स्वामी दयानंद के द्वारा एक उस टाइम का एक ग्रंथ है, वो भी एग्ज़ाम में कई बार आया, मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं लिख के देती हूँ आपको, आप पढ़ने की कोशिश कीजिए और पहचानने की कोशिश कीजिए क्या लिखा हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा उनके टाइम पीरियड में लिखा हुआ गया सबसे फेमस एक ग्रंथ है। ओके स्टूडेंट, हो गई इन्फॉर्मेशन हमारी। आपके बच्चा अब बचे श्री नारायण गुरु। हम श्री नारायण गुरु के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो श्री नारायण गुरु ये कौन है बच्चों? अभी श्री नारायण गुरु जो है बच्चों, ये साउथ के हैं, मतलब दक्षिण भारत के गुरु हैं बच्चों ये। अब इनकी जाति जो है, इनकी जाति का नाम है, इनकी जो कास्ट है बच्चों उसका नाम है एझावा। क्या बच्चों? एझावा। और इसको अगर हम अपने वहाँ देखें जहाँ पर हम रहते हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि साउथ में एझावा बोलते हैं वहाँ पे, लेकिन और जगह पर उसको बोलते हैं अवर्ण, यानी कि जिसका कोई वर्ण ना हो, अवर्ण बोलते हैं उसको। इसको आवर्ण और एझावा भी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, श्री नारायण ने जो मंदिर होते हैं इसके अंदर जो मूर्तियाँ होती हैं, उन्होंने क्या करा, मूर्ति को क्या करा, रिमूव करा वहाँ पर से। इन्होंने स्कीप करके उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ पर दर्पण लगा दिए, यानी कि इंसान खुद को देख सके। और मूर्ति पूजा का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। ये क्वेश्चन अपने आप बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसा कौन से
व्यक्ति हैं जिन्होंने मंदिरों के अंदर क्या करा था, दर्पण लगे। ठीक है, और आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, मैंने यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, आप कोशिश कीजिए इसको पढ़ने की। बायो नहीं, बाय, एक सेकंड चाहिए। बायकॉम सत्याग्रह, बायकॉम सत्याग्रह। क्या स्टूडेंट, बायकॉम जो सत्याग्रह है वो बच्चों कहाँ पर का है, त्रावणकोर का है स्टूडेंट। और जो बायकॉम जो सत्याग्रह है ये इसके लीडर हैं, इन्होंने ही बायकॉम सत्याग्रह को ही चलाया था। इनके जो दर्शन है उन दर्शन में आत्मा का क्या होता है बच्चों, आत्मा को ये ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। ओके, इनका सबसे इम्पोर्टेंट जो बच्चों वो क्या है, बायकॉम सत्याग्रह। ठीक है, आगे देखेंगे हम, आगे क्या है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रामकृष्ण परमहंस, इसका आंसर हो गया जीव शिव है। ठीक है, ओके, जीव शिव है। इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया, तो किया रामकृष्ण परमहंस ने। ओके, आगे हम क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में। महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था, अपना जो उपदेश दिया था इन्होंने बच्चों, स्टूडेंट किस में दिया था स्टूडेंट, तो उसका नाम क्या था, उसका नाम आप बताइए। पाली, ऑप्शन नंबर 1। पाली के अलावा क्या है, पाली के अलावा क्या है, मगधी या फिर सुरसैनी या फिर अर्ध मागधी। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो है पाली। क्या है स्टूडेंट, पाली है जो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है। ओके, पाली, महावीर जैन ने पाली भाषा में अपना प्रवचन दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन उपनिषद में किसने, कौन से उपनिषद में किया हुआ था, उपनिषदों के भी नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो वो उपनिषद कौन से, ईश या फिर छंदोग्य या फिर बृहदारण्यक या फिर ज्वालोपनिषद। तो इसका राइट आंसर है बच्चों डी, ज्वालोपनिषद जो है इसमें ही 4 आश्रमों की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 23 में हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहे हैं, इन्होंने क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा हुआ है कि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ कौन जुड़ा है, तो कौन जुड़ा है स्टूडेंट, हम देखेंगे। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के नीति जो है इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ जुड़े हुए हैं जॉन लॉरेंस। स्टूडेंट कौन, जॉन लॉरेंस जुड़े हुए हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 में क्या करेंगे कि बखर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बखर क्या है, इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन या फिर गुप्तचरों की सूचना, राजकीय घोषणा या फिर विदेशी समाचार। तो इसका राइट आंसर जो है बखर का वो है इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन। ओके, जिसमें अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन होती है उसको बखर बोला जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 में बोला वो निम्नलिखित में से कौन चोल वंश का राजस्व अधिकारी था, यानी कि फाइनेंशियल मिनिस्टर स्टूडेंट कौन था, तो उसका नाम क्या था, पेरूमक्कल, आलनायक या फिर शेरुंडाराम या फिर वेरिट पोतगक्का। अब इन चारों में से कौन सा इसका आंसर है, तो इसका आंसर बच्चों शेरुंडाराम जो स्टूडेंट ये क्या है, चोल वंश के फाइनेंशियली मिनिस्टर थे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन 25 के आगे हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 के अलावा जो क्वेश्चन है 26 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में इन्होंने पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 26, शंख लिपि के लेख निम्नलिखित स्थल के स्तूप अवशेष से प्राप्त हुआ है, यानी जो शंख लिपि है उसके शंख लिपि के जो लेख हैं, शंख लिपि के लेख निम्नलिखित स्थल के स्तूप अवशेषों से प्राप्त हुए हैं। तो किससे प्राप्त हुए हैं शंख लिपि के लेख, इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन हम देखेंगे बरहूत, अमरावती या फिर क्या लिखा हुआ है, देऊर कुठार के आदमी या फिर सारनाथ। तो सारनाथ एक ऐसी जगह है, इसका जो राइट आंसर स्टूडेंट डी है सारनाथ। शंख लिपि के लेख
लेक के जो स्थल लेक जो है बच्चों, इसके जो स्तूप के जो अवशेष हैं वो सारनाथ में मिले हैं। सारनाथ में शंख लिपि के लेक के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, उस गुप्त वाकाटक रानी का नाम लिखिए जिसने अनुदान में भूमि जो है ना दी थी। तो वो कौन थी? कुबेर नागा, प्रभावती, कुमार देवी या फिर दत्ता देवी। तो इसका राइट आंसर है प्रभा देवी। क्या है स्टूडेंट? प्रभा देवी थी जिन्होंने, ये गुप्त वंश की थी, वाकाटक रानी थी और इन्होंने अनुदान में भूमि दी थी। अब देखिए कुबेर नागा, कुमार देवी, ये दत्ता देवी, इनके बारे में हम एक बार क्या करेंगे, थोड़ा सा जान लेंगे ये कौन कौन है। देखिए कुमार देवी और ये सब जो हैं, कुबेर नागा जो है स्टूडेंट, कुबेर नागा जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, कुबेर नागा को थोड़ा सा समझेंगे क्या है, चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको क्या कहा जाता है, विक्रमादित्य। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? विक्रमादित्य कहा जाता है। तो इनकी जो वाइफ थी इनका नाम था कुबेर नागा। ओके। और अगर हम बात करें कुमार देवी की, किसकी? कुमार देवी। तो कुमार देवी जो थी बच्चों, चंद्रगुप्त प्रथम की मिसिज, चंद्रगुप्त प्रथम की वाइफ का नाम था कुमार देवी। अभी प्रभा देवी स्टूडेंट कौन थी? प्रभावती गुप्ता जो थी वो किसकी बेटी थी? प्रभावती गुप्ता जो थी ये थी चंद्रगुप्त द्वितीय, जो जिन्हें हम विक्रमादित्य कहा गया है, विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त सेकंड जिन्हें कहा गया है। और उनकी जो वाइफ थी इनका नाम क्या था? कुबेर नागा और चंद्रगुप्त सेकंड या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य कहा गया, इनकी बेटी का नाम क्या था स्टूडेंट? प्रभावती गुप्ता। और प्रभावती गुप्ता ने ही क्या किया था, ये गुप्त वंश की ऐसी रानी थी जिन्होंने अनुदान में भूमि क्या की थी स्टूडेंट? दान में दी थी। ओके, समझ में आया? आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे हम, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मारा जाने वाला मुसलमान सेना नायक कौन था? देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत की अगर हम युद्ध की बात की जाए तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1526 में। जो द्वितीय जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1556 में हुआ था। जो तीसरा जो युद्ध हुआ था स्टूडेंट वो कब हुआ था? 1761 में। कब हुआ था? 61 में। और जो पहला जो युद्ध हुआ था वो बाबर, किसके बच्चों? बाबर और किसके बीच हुआ था? ये हुआ था इब्राहिम लोदी। ये पेन चल भी नहीं रहा। इब्राहिम लोदी के बीच, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। तो इसमें जो जीत किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी। ओके स्टूडेंट। उसके अंदर 1556 की अगर हम बात करें तो बैरम खां कौन था बच्चों? अकबर का सेना नायक। बैरम खां ओके, जो अकबर का सेनापति था। और दूसरी साइड था हेमू। कौन स्टूडेंट? हेमू, जो शूरशाह शेरी का सेनापति था। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, इसमें क्या हुआ? बैरम खां की जीत हुई। जो बैरम खां थे उनकी वो क्या हुए थे? विनर हो गए। फिर 1761 में जो युद्ध हुआ वो किसके बीच हुआ? पानीपत का मराठा और किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली के मध्य। अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा के बीच हुआ था स्टूडेंट ये युद्ध। इसमें क्या हुआ था? अहमद शाह अब्दाली क्या हुए थे? वे विनर हो गए थे, जीत गए थे, और मराठों की हार हुई थी। ओके स्टूडेंट, ये तीनों हम क्या करेंगे? पानीपत के तीनों जो युद्ध हैं इनको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमने आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर रुद्र माँ देवी किस वंश की रानी थी? तो रुद्र माँ देवी स्टूडेंट किस वंश की रानी थी? आप बताइए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ वारंगल के काकतीय वंश की, दूसरा लिखा हुआ बादामी के चालुक्य वंश की, सी दिया हुआ मदुरै के पांडे, या फिर वेगी के पूर्वी चालुक्य। तो लिखा हुआ है रुद्रमा देवी किस वंश की रानी थी? तो उसका राइट आंसर है स्टूडेंट ए,
यानी कि वारंगल के काकतीय वंश की। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे, अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था। तो सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था, ऑप्शन पढ़ेंगे, साम्राज्य का वजीर, अवध का सूबेदार, या फिर मीर बख्शी, या फिर सूबा बिहार का दीवान। तो इनको अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को साम्राज्य का वजीर बनाया है। इसका आंसर जो स्टूडेंट ए राइट है। ओके, किस क्वेश्चन 31 को देखेंगे, किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सबसे पहले गंगा और यमुना जो है स्टूडेंट, गंगा और यमुना की आकृतियाँ आती हैं। तो गंगा और यमुना की आकृति की बात की गई है, कौन सी ऐसी वास्तुकला है, तो परमार, या फिर पल्लव, या फिर गुप्त, या फिर चंदेल वंश। तो इसमें पल्लव वंश जो है उसके जो मंदिर होते हैं स्टूडेंट, उनके मंदिरों में गंगा और यमुना की आकृतियाँ आती हैं। ओके स्टूडेंट, 32 को देखेंगे, बेसिन की संधि किस किस के बीच हुई थी। तो बेसिन की संधि स्टूडेंट हुई थी 1802 में। अभी किसके बीच हुई थी ये पूछी गई है। ऑप्शन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है अंग्रेज और टीपू सुल्तान। सेकेंड ऑप्शन है अंग्रेज और होलकर के बीच, और थर्ड ऑप्शन है अंग्रेज और गायकवाड़, और जो फोर ऑप्शन है वो है अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो इस बच्चे 4 जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर डी, यही इसका राइट आंसर है। अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच बेसिन की संधि हुई 1802 में। ओके स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन के समय उपस्थित नहीं था। तो दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रहम अय्यर, जस्टिस रनाड़े, सुरेंद्र बनर्जी। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट बी। तो हम इसको कैसे याद करेंगे, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में कौन उपस्थित थे, दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रनाड़े, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जब हम ऑप्शन यस वाले में पहुंच जाएंगे तो हम इसमें जो नहीं है उसको बड़ी ही आसानी से टिक कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हम आगे देखेंगे, हमारे लास्ट क्वेश्चन नंबर 2-3 क्वेश्चन बचते हैं, देखेंगे। चालुक्य और होयसवल के होयसल वंश के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं। तो इसको हम देखेंगे किस शैली में निर्मित हैं ये जो मंदिर हैं बच्चों, चालुक्य और होयसल वंश। चालुक्य और होयसल वंश के मंदिर किस शैली में निर्मित है, नागर, बेसर या द्रविड़। इसका जो राइट आंसर है बच्चों, या फिर इनमें से कोई नहीं, इसका जो आंसर इनमें से कोई नहीं। तो उसका जो नाम है वो कौन सा है, बेसर शैली। बेसर शैली जो है उसको चालुक्य शैली भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, चालुक्य शैली। तो इसका जो राइट आंसर बच्चों वो डी। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहे हैं कि वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है। तो बुद्ध की अंतिम यात्रा का वर्णन है तो किसके अंदर है, महापरिनिर्वाण सूत्र में है, या फिर जातक कथाओं में है, या फिर ललित विस्तार में, या फिर बुद्ध चरित में है। तो बुद्ध की जो कुशीनगर की जो अंतिम यात्रा है इसका जो वर्णन है स्टूडेंट वह है महापरिनिर्वाण सूत्र, यानी कि इसका आंसर स्टूडेंट क्या है 35 का ए। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, किस मूर्ति कला में सबसे पहले रामायण दृश्य प्रकट हुए, नशना कुठार में, या फिर खजुराहो में, या फिर एरण में, या फिर ओसिया में। तो उस मूर्ति का नाम उस रामायण के जो दृश्य प्रकट होते हैं वो कौन सी है, तो इसका आंसर है नशना कुठार। नशना कुठार जो बच्चों मूर्ति है इसमें सबसे पहले रामायण के दृश्य प्रतीत होते हैं। ओके स्टूडेंट, आगे देखेंगे स्टूडेंट, वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी स्टूडेंट। तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे स्टूडेंट उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अलाउद्दीन खिलजी जो थे खिलजी वंश के दूसरे शासक थे। इसके अलावा उनका जो साम्राज्य था वो अफ़गानिस्तान से लेकर के उत्तर मध्य भारत से तक फैला हुआ था। इतना बड़ा जो राज्य विस्तार की अगर हम बात करें तो भारतीय समाज में 300 साल तक ऐसा कोई भी नहीं आया जिसने किसका इतना बड़ा जो साम्राज्य था वो रहा हो। इनके जो अगर बेटों की हम बात करें, जो खिज्र खां जो हैं, खिज्र खां इनके बेटे का ही नाम है, और इनके बेटे के नामों में और कुतुबुद्दीन, मुबारक और शहाबुद्दीन इनके बेटों का ही नाम है। ओके स्टूडेंट, तो इनकी बात की गई है। क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी। ऑप्शन को हम पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर है ए मेवाड़, बी रणथंभौर, सी दिल्ली, और डी बंगाल। तो इसका राइट आंसर है बच्चों, इसका राइट आंसर बताइए आप क्या है।
राइट आंसर क्या है इसका? वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी? बताइए अब इसका आंसर क्या था स्टूडेंट? इसका आंसर है मेवाड़। ओके स्टूडेंट, देखिए ये थी तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो हम आज आपको लेकर के आए थे। आप इसको कीजिए मल्टीपल टाइम रिवीजन। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर के, और हम कल अगले नेक्स्ट पेज को डिस्कस करेंगे, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।